मैं एपीआर में एक आला ओहदे पर तैनात थी। मेरी ज़िंदगी में वैसे तो कई सारे वाक़यात हुए जिसमें मैंने लोगों को ट्रायल किए और साथ ही ऑडिट के दौरान मुझे मालूम हो जाता था कि ये आदमी कहाँ से काला पैसा कमा रहा है। मेरे ऐसे कई सारे केस थे जिन्हें मैं कामयाबी से हल कर चुकी थी और बहुत सारे मुजरिमों को सज़ा दिलवा चुकी थी। लेकिन आज जो केस मुझे मिला था वो बहुत अलग था। एक ऐसी औरत का अकाउंट दिया गया जिसके पास तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए कमा लेना बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। मुझे एपीआर की तरफ से ये केस मिला था कि मैं उस औरत की कमाई का ज़रिया पता करूं, मालूम करूं कि ये इतने पैसे कहां से कमाती है, जबकि वो सिर्फ एक लेडी डॉक्टर थी। लेडी डॉक्टर की सैलरी उसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी भी 3-4 लाख तक जा सकती है। उससे ज़्यादा तो किसी की सैलरी नहीं होती। उस हिसाब से भी साल की आमदनी 1 करोड़ से कम थी, मगर उस औरत की आमदनी जो मैंने देखी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सोचा कि मैं उसका केस तो ज़रूर लूँगी, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर होने की वजह से ये औरत अपने मरीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। अब वैसे भी सरकारी डॉक्टर के पास इतने ज़्यादा रुपयों का होना एक अचंभे की बात ही थी। मैंने ये केस जब अपने हाथ में लिया तो मुझे उस लेडी डॉक्टर से मिलने का शौक़ पैदा हुआ। मैं तो यही समझ रही थी कि उसकी उम्र कम से कम 40 से 50 साल के दरमियान होगी, वरना इतना पैसा इतनी जवान लड़की कैसे कमा सकती है। जिस दिन मुझे लेडी डॉक्टर आरोही से मिलने के लिए जाना था उस दिन मैंने अपने साथ एक गार्ड को भी ले लिया, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे उसकी हकीकत से ही डर महसूस हो रहा था। मुझे लगता था जैसे वो कोई बहुत घमंडी औरत होगी जो मेरे यूं बात करने में नहीं आएगी। मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मैं सरकार की तरफ से उसके पैसों का हिसाब लेने आई हूँ, कितने कम सालों में इतनी आमदनी कहाँ से आई, जबकि उस औरत ने ना तो कोई घर बेचा ना कोई ज़मीन बेची, तो फिर इतने ज़्यादा पैसों का उसके अकाउंट में होना एक बहुत बड़ा सवाल था। खैर, जब मैं वहाँ पहुंची तो उनका एक क्लिनिक था जिस पर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। क्लिनिक में रश की वजह से मुझे पता चला कि लेडी डॉक्टर साहिबा तो मिल नहीं सकती। मैं खुद भी ऐसे लोगों का ख्याल रखती थी जो कि लोगों की मदद कर रही थी। मैंने सोचा कि खामखा मुझे उनको कभी तंग नहीं करना चाहिए। मैंने उनके घर का पता उनके ऑफिस से ही ले लिया और शाम को उनके घर पहुँच गई। उस औरत का घर भी बेहद शानदार था। घर के बाहर उनके नाम का बोर्ड लगा हुआ था। मैं समझ गई कि ये घर बहुत बड़ा है, तो जाहिर है इसमें रहने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा होंगे और औरत की उम्र भी ज़्यादा होगी। मगर जब मैं सामने गई तो मैंने देखा कि डॉक्टर आरोही तकरीबन 30 साल की औरत थी। 30 साल की उम्र में इतना ज़्यादा पैसे कमा लेना, ये तो यकीनन बहुत हैरत की बात थी। मैंने उसे देखा तो देखती ही रह गई, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल घने, लंबे और काले थे। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि उसकी उम्र ज़्यादा होगी, बल्कि वो बहुत ही मासूम लग रही थी। और साथ ही उसके अकाउंट में मौजूद रकम इस बात का पता देती थी कि ये औरत या तो जुल्म करके पैसा कमाती है या फिर किसी दूसरे गैर कानूनी तरीके से, वरना इतने पैसे एक आम नौकरी में नहीं मिलते। मैंने लेडी डॉक्टर आरोही को साफ बता दिया कि मैं तो यहाँ आपके पैसों का हिसाब लेने आई हूँ। मुझे पता चलना चाहिए कि आपकी ये रकम कहाँ से आती है। लेडी डॉक्टर मेरे सामने बैठी और बोली कि मैं तो औरतों के बच्चे पैदा करती हूँ। क्या मतलब? क्या आप दूसरों के लिए बच्चे पैदा करती हो? नहीं नहीं, आपको ये किसने कहा? मैं लेडी डॉक्टर हूँ, औरतों की डिलीवरी करती हूँ। कभी कभी दूसरे काम भी मिल जाते हैं, तो मेरे पैसों के बारे में इतना शक किस लिए है सरकार को? लोग नाच गाना करके भी तो पैसा कमाते हैं। मैंने उसे साफ कह दिया कि डॉक्टर आरोही, नाचने गाने वालों में और एक डॉक्टर में फ़र्क होता है। अगर आप एक लेडी डॉक्टर है और आपके पास ऐसा पैसा है जिसका जवाब आपको भी मालूम नहीं, तो जाहिर है सबसे पहला शक लोगों का आपके काम की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डॉक्टर बिना वजह ही घर बैठे इतने ज़्यादा पैसे कमा ले कि उसका हिसाब देना भी मुश्किल हो जाए। डॉक्टर आरोही ने हाँ में सर हिलाया और बोली कि ये तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आपको मुझ पर शक होना ही चाहिए, लेकिन मैं आपका शक इस तरह घर बैठे दूर नहीं कर सकती, बल्कि आपको मेरे साथ चलना होगा। क्यों? आपके साथ क्यों चलना होगा? मैंने उससे कड़क अंदाज में सवाल किया। तो वो बोली, अगर आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में जानना है तो आप मेरे क्लिनिक में चलिए।
मैंने उसे साफ अंदाज में बताया कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में नहीं, तुम्हारी आमदनी के बारे में जानना है। वो तो मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे करोड़ों लोगों की दुआएं मिलती है, हज़ारों लोग मुझसे अपना इलाज करवाते हैं। मैंने तो अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल लिया है। अब अगर उसमें लोग आकर मुझे रुपए पैसे देते हैं, मुझसे इलाज करवाने के बाद इतने खुश हो जाते हैं, तो फिर आपको क्या परेशानी है? क्या इस दुनिया में सिर्फ मैं अकेली ही पैसा कमा रही हूँ? डॉक्टर आरोही की बात मेरे दिल को लगी थी कि आखिर हम सब उन्हीं के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। लेकिन मसला ये था कि कहीं वो कोई गैर कानूनी काम में शामिल ना हो, वरना तो सरकारी डॉक्टर की इतनी सैलरी नहीं होती कि वो इतना शानदार घर बना सके। डॉक्टर आरोही ने कहा कि ये बात मैं आपको समझा नहीं सकती। आपको आज मेरे साथ चलना होगा। आप वहाँ चलकर खुद ही देख लीजिए कि लोग मुझे पैसे क्यों देते हैं। इत्तेफाक से जब हम लोग अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था। मैं समझी कि अब ये डॉक्टरनी बैठकर काफ़ी देर हमें इंतज़ार करवाएगी और यही कह देगी कि मेरे पास कुछ मरीज़ आए हुए हैं, ताकि हम लोग देखते ही रह जाए और दोबारा उससे सवाल ना करें। मगर वह इतनी बच्ची तो नहीं थी कि जो सरकार के नियम को समझ ना सके। वो हमें अपने साथ अंदर ले गई और कहने लगी कि आप एक दिन मेरे साथ रहकर देखिए, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे इतनी ज़्यादा रुपए पैसे किस बात के मिलते हैं। हालांकि एक सरकारी अस्पताल में भी नौकरी करती हूँ, मगर मेरे प्राइवेट क्लिनिक में इतने ज़्यादा लोग आते हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। मैंने देखा तो डॉक्टर आरोही बहुत निडर लग रही थी। ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि डॉक्टर आरोही मेरे इस पूछताछ करने पर परेशान हो रही है। पहला निशान तो यही होता है कि किसी साफ दिल इंसान का या बेकसूर इंसान का, कि वो डरता नहीं है, उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा रहता है। तो मैं दिल में डॉक्टर आरोही को इज्जत की नज़र से देखने लगी थी। वो कहने लगी कि बस दिन में हर कोई मुझसे मिलने आता है। यहाँ के लोगों को पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर आरोही उनके किसी परेशानी में मुंह नहीं मोड़ेगी और कभी उन्हें खाली हाथ घर नहीं भेजेगी। मैंने तो बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बचाई है। अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि एक आदमी रोता हुआ क्लिनिक के अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत पैसे वाला और घमंडी दिख रहा था। उसने बहुत खूबसूरत कोट पैंट पहन रखा था। उसकी उम्र तकरीबन 60 साल से ज़्यादा होगी और वो बहुत मगरूर इंसान लग रहा था। जी आप बताइए क्या परेशानी है? मगर यहाँ तो सिर्फ लेडी डॉक्टर को औरतें ही चेक करवाने आती है। फिर मैंने दिल में सोचा कि क्या पता ये आदमी अपनी किसी बेटी या बहन का चेकअप करवाने के लिए आया होगा। वो जी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, मैं ये बात किसी और को बता भी नहीं सकता। मैंने सुना है कि डॉक्टर आरोही बहुत भरोसे वाली है, इसलिए आपके पास आया हूँ। जी आप ज़रूर बताइए, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी दिलचस्पी लेते हुए उस आदमी से कहा तो वो कहने लगा कि आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए। अगर मैं यहाँ पर इलाज करवाने के लिए अपनी बेटी को ले आऊँगा तो मेरी ज़िंदगी ही नर्क बन जाएगी। आप प्लीज़ मेरे घर चलिए। मेरे घर के दरवाज़े तो वैसे भी गरीबों के लिए खुले रहते हैं। आप तो मेरे लिए बहुत ख़ास हो। प्लीज़ डॉक्टर साहिबा मेरे घर चलिए, मेरी बेटी को चेक करिए, वरना वो अपनी जान दे देगी। आपको तो पता है कि आजकल की लड़कियाँ कितनी जज्बाती हैं। समझने की कोशिश करिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं हैरान थी कि वो आदमी ऐसी बातें क्यों कर रहा था। मैं उस लेडी डॉक्टर के साथ खुद भी जाना चाहती थी, क्योंकि बात तो ये है कि मुझे डॉक्टर आरोही पर तो शुरू से ही यकीन नहीं था। उसकी हर एक बात पर शक करना मेरी जिम्मेदारी थी। सामने खड़े आदमी के जुड़े हुए हाथ देकर डॉक्टर आरोही उठी और मुझसे कहने लगी कि अगर आपको और तहकीकात करनी है तो मेरे साथ चलिए। ऐसे मौक़ों पर आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। मैं समझ गई थी कि डॉक्टर आरोही मुझसे ये कहना चाहती है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ उतनी बातें नहीं कर सकती। अगर मुझे अपने सवालों के जवाब ही लेने हैं तो मैं उनके साथ चली जाऊं। मैं डॉक्टर आरोही के साथ बूढ़े आदमी के घर जाने के लिए तैयार थी। उसकी उम्र ज़्यादा लग रही थी, मगर वो अपनी सेहत से अच्छा खासा अमीर मालूम हो रहा था। हम लोग बाहर आए तो मेरी ये सोच सच साबित हो गई। मैंने देखा तो वो आदमी बहुत ही बड़ी गाड़ी में आया था, यानी जो मेरा ख्याल था वो साबित हो चुका था। मैंने देखा डॉक्टर आरोही से वो
वो आदमी हाथ जोड़कर मिन्नत कर रहा था कि इस राज का किसी को पता ना चले कि आप मेरे घर आई है। वहाँ पर क्या हुआ, इस बात को प्लीज़ राज ही रखिएगा। डॉक्टर आरोही ने हाँ में सर हिलाया और बोली कि आप फिक्र ना करें, मैं आपके राज की हिफाजत अपने राज की तरह ही करूँगी। आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। ये कहकर मैं और डॉक्टर आरोही उनकी कार में बैठ गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद गाड़ी एक बहुत ही शानदार बंगले के सामने रुक गई। मैं उस आदमी की शान और शौकत और दौलत देखकर हैरान रह गई थी। वो आदमी तो बहुत ही ज़्यादा अमीर लग रहा था। दौलत की तो जैसे उसके पास कोई कमी ना थी। हम लोग गाड़ी से उतरे तो उस आदमी की नज़र मुझ पर पड़ी। वो मुझसे हैरत से देखने लगा। आप कौन हैं जी? क्या आप भी मेरी बेटी को देखेंगी? वो बहुत डरा हुआ लग रहा था, जैसे उसे अपना राज फास होने का डर था। नहीं जी, मैं आपकी बेटी को देख भी लूँगी तो किसी को नहीं बताऊँगी। मैं डॉक्टर आरोही की फ्रेंड हूँ। आप भले ही उनसे पूछ लीजिए। डॉक्टर आरोही ने मुस्कुराकर उस आदमी को यकीन दिलाया कि मैं उसकी सहेली हूँ और उनका राज राज ही रहेगा। वो आदमी निश्चित होकर आगे की तरफ चल पड़ा। हम लोग जल्दी जल्दी उसकी बेटी के कमरे तक पहुँचे। उसकी बेटी को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बेड पर एक खूबसूरत जवान लड़की लेटी हुई थी, जिसकी उम्र 18-19 साल से ज़्यादा नहीं होगी। वो लड़की अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। डॉक्टर आरोही को तो उसे बचाने की पूरी कोशिश करनी ही थी, पर मेरा तजुर्बा कह रहा था कि ये अभी ज़िंदा नहीं बचेगी। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो तकलीफ़ में तड़प रही थी। रफ्ता रफ्ता उसने अपनी आंखों का रुख छत की तरफ मोड़ दिया। मैं समझ गई थी कि उसकी जान निकल चुकी है, मगर डॉक्टर आरोही ने फिर भी उस आदमी का हौसला कम होने नहीं दिया। उससे कहने लगी कि आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए, मैं इसे एक मशीन लगाकर देखूंगी, हो सकता है कि दिल की धड़कन चलने लगे। वो आदमी बुरी तरह से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बच्चों की तरह निकलने लगे। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था, मगर रोने से क्या होता है। कुछ ही देर में लड़की की जान निकल चुकी थी और ये बात डॉक्टर आरोही ने भी कह दिया था। उस आदमी के साथ उसकी पत्नी भी कमरे के अंदर आ गई। वो भी रो रो कर अपनी बेटी की लाश से लिपट रही थी। हाय मेरी बेटी, ईश्वर उन जालिमों को नहीं छोड़ेगा जिन्होंने तेरा ये हाल किया। माँ और बाप दोनों ही फूट फूट कर रो रहे थे। शक्ल व सूरत से ये लोग बहुत अमीर लगते थे। उनका घर भी बहुत आलीशान था, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि उनकी बेटी के साथ जो जुल्म हुआ उसका क्या हाल होगा। डॉक्टर आरोही भी परेशान मेरे सामने बैठी थी। फिर उनके दिमाग में ना जाने क्या बात आई। उन्होंने उस औरत और आदमी से कहा कि आप जल्दी से तौलिया वगैरह लेकर आइए, मैं आपकी बेटी का ऑपरेशन करूंगी। पहले उस बच्चे को तो निकाला जाए, हो सकता है कि ये बच्चा ज़िंदा बाहर आ जाए, उसकी पैदाइश मुमकिन हो सकती है। और अब आपकी बेटी तो इस दुनिया से चली गई है, तो ऑपरेशन करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ये ऑपरेशन नाकामयाब भी हुआ तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपको आपका नवासा या पोता ज़िंदा हालत में मिल जाए। बूढ़ा और बूढ़ी औरत हमें हैरत से देखने लगे, जैसे कह रहे हो कि हमारे साथ ये मजाक करना बंद करो, ये मजाक बहुत ही बुरा है। मगर डॉक्टर आरोही के सर पर तो जैसे एक जुनून सवार था। डॉक्टर आरोही ने खुद को भी संभाला और अब उस लड़की को ऑपरेशन कर दिया। बच्चे की रोने की आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ी तो मैं हैरत से डॉक्टर आरोही को देखने लगी। लड़की के माँ बाप के चेहरे पर भी एक खुशी दिखने लगी थी। पैदा होने वाली औलाद लड़का था। दोनों ने एक दूसरे को खुशी और बेयकीनी से देखा, जैसे उन्हें इस बात का यकीन ना आ रहा हो। बेटा, अब तो मेरी बेटी के जालिमों को पता चल जाएगा, तुम ही कुछ कर सकती हो, वो बूढ़ा आदमी डॉक्टर आरोही के पास आकर कहने लगा। डॉक्टर आरोही ने हाँ में सर हिला दिया। मैं समझ सकती हूँ अंकल, आपने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, इतने एहसान कि अब लोग उन एहसान का हिसाब लेने मेरे घर तक आने लगे हैं। लेकिन आपने मेरे साथ बहुत भलाई किया है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये कहकर उसने उनका बच्चा उस आदमी और औरत के हवाले कर दिया कि आपकी बेटी शादीशुदा थी।
ये आपका नवासा है? मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा तो वह हाँफने लगा। नहीं बेटा, मेरी बेटी शादीशुदा नहीं थी। इसी बात का तो दुख है मुझे। इसी बात का गम मेरे सीने को खाए जा रहा है। मैं मर क्यों नहीं गया? वो बूढ़ा आदमी फिर से रोने लगा। उनका नाम चौधरी था। अपने इलाके में वो बहुत बड़ा राक्षस था। मगर राक्षस चाहे जितना बड़ा हो, जब उस पर बुढ़ापा आता है तो वो बच्चों से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और चौधरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने जो बात रोते हुए मुझे बताई वो मेरा कलेजा चीरने को काफ़ी था। बेटी, मेरी बच्ची का उस सब में तो कोई कसूर नहीं था। मैंने ज़िंदगी भर लोगों की मदद भी की, मगर मेरे हज़ारों दुश्मन भी हैं। तुम तो जानती हो कि एक चौधरी अपने वादे का पक्का होता है, तो मैं भी ऐसा ही था। मैंने लोगों पर कभी भी जानबूझकर जुल्म तो नहीं किया, मगर ये बात मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई है। मैंने बहुत सारे मासूम लोगों पर जुल्म भी किए होंगे, लेकिन मैंने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया या किसी की बेटी की इज्जत ख़राब नहीं की। पर बेटा, कहते हैं कि इंसान का जुल्म उस पर ज़रूर आता है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। मैं जवान था। मेरी उम्र उन दिनों 25 साल थी, जब मैंने एक लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। उस हादसे ने मेरी ज़िंदगी खा ली बेटा। पता नहीं इंसान के गुनाहों की सज़ा उसकी औलाद को क्यों मिलती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी। इतना कहकर वो फिर से रोने लगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इस कदर बेबस और रोने धोने वाला इंसान कभी जल्लाद भी रहा होगा। मगर डॉक्टर आरोही ने वहाँ से आने के बाद कह दिया कि ऐसा ही हुआ है। चौधरी साहब अपनी जवानी में बहुत ही शान और शौकत और जल्लाद किस्म के आदमी थे, मगर ईश्वर ने जैसे जैसे उन्हें बेटियां दी, वैसे वैसे ये तंग होते गए और फिर उनके दिल से सारा डर निकल गया। ईश्वर बेटियों वाले बाप को वैसे ही तंग कर देता है। चौधरी साहब के लिए ज़िंदगी पहले ही मुश्किल थी, क्योंकि अब एक तो बुढ़ापा आ गया था, ऊपर से जो जुल्म उनकी बेटी के साथ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त था। चौधरी साहब ने बताया कि उनके एक दुश्मन ने रात के अंधेरे में उनकी बेटी को किडनैप करके ले गया। वो लोग उसे पता नहीं कहाँ ले गए। चौधरी साहब अपने कलेजे पर तीर रखे अपनी बेटी को 6 महीने तक ढूंढते रहे। उन्होंने कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहाँ पर अपनी बेटी को ना ढूंढा हो। चौधरी साहब अपनी बेटी के गम में आधे हो गए थे। उनकी पत्नी भी रो रो कर अपनी आँखों की रोशनी तकरीबन खो चुकी थी। उनके लिए अपनी बेटी का गम बहुत बड़ा था, क्योंकि बेटी वो जिसे कभी किसी ने एक कांटा भी चुभने नहीं दिया था। लाडली इतनी थी कि अभी इस उम्र में भी अपने बाप के साथ सोती थी। ऐसी बेटी को जब कोई दरिंदा किडनैप करके ले जाए तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब चौधरी साहब की बेटी वापस आई तो वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी कोख में एक और वजूद पल रहा था। उस वजूद का मालिक कौन था, ये तो उनमें से कोई भी नहीं जानता था। चौधरी साहब अपनी बेटी को देखते और सुबह शाम रोते रहते। उनकी बेटी ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा था, बस उसकी आंखों से आंसू निकलते और वो अपने ऊपर वाले से माफ़िया मांगती। हालांकि ना ही उसका कोई गुनाह था और ना ज़िंदगी में आज तक उसने ऐसा कोई भी कदम उठाने के बारे में सोचा था। लेकिन कहते हैं कि इंसान जितना भी चाहे, जो गम उसके नसीब में लिखा हो उससे दूर भाग नहीं सकता। और फिर रफ्ता रफ्ता गुजरते दिनों के साथ उनकी बेटी का बोझ बढ़ता ही गया। चौधरी साहब की तो कमर में भी ज़ख्म आ गया था। डॉक्टर आरोही ने जब उनकी ये बात सुनी तो मुझसे कहने लगी कि अच्छा हुआ आपका आना मेरे लिए अच्छा साबित हुआ है। मुझे यकीन है कि आप एक अच्छी इंसान होगी, पुलिस वालों से भी आपकी अच्छी पहचान होगी। तो हमें इस बच्चे के बाप को ढूंढने में आप हमारी मदद कीजिए। बदले में आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। मैं समझ सकती हूँ कि पुलिस के लोग बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते। उसने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया, मगर मैंने भी उसे पुलिस की हिफाजत के बारे में कुछ बताने की बजाय ईमानदारी का काम लेने का फ़ैसला किया। मैं अपने काम से साबित करना चाहती थी कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये मेरा काम नहीं था।
मगर फिर भी मैंने डॉक्टर आरोही का साथ देने का वादा किया। बच्चे की पैदाइश के बाद डॉक्टर आरोही ने मुझे कुछ ब्लड सैंपल दिए, लेकिन मुझे मेडिकल की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ, मगर मेरे जानने वालों में बहुत लोग ऐसे थे जो मेरी मदद कर सकते थे। मैंने डीएनए से लेकर कौन कौन से टेस्ट नहीं करवाए, जिससे मैं उस बच्चे के बाप तक पहुंच सकूं, क्योंकि ये एक बहुत ही भयानक जुर्म था और इस जुर्म की सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी था। मैं तो इसी बात पर हैरान थी कि डॉक्टर आरोही किस कदर माहिर औरत थी, जिसने एक मुर्दा औरत के पेट से एक ज़िंदा बच्चे को निकाल लिया। डॉक्टर आरोही के इस कदम से तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई। तकरीबन 2-3 महीने की लगातार तलाश के बाद हम लोग उस मुजरिम तक पहुंच ही गए। मुजरिम कोई और नहीं बल्कि चौधरी साहब के दोस्त का बेटा था। इस बात ने तो उन्हें बहुत हैरान कर दिया था कि ऐसा ज़िंदगी में मुमकिन ही कैसे हो सकता है। चौधरी साहब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का मुजरिम कोई और नहीं बल्कि उनके अपने दोस्त का ही बेटा था। चौधरी साहब ये बात जानने के बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी ने सारी दौलत डॉक्टर आरोही के नाम कर दी, क्योंकि उनके नज़दीक डॉक्टर आरोही वो औरत थी जिसने उनकी बेटी को इंसाफ दिलाया। डॉक्टर आरोही जब मुझसे आखिरी बार मिली तो कहने लगी, आपको मेरे साथ बहुत गिले शिकवे होंगे कि शायद मेरा पैसा मेहनत का नहीं। ये तो आपने एक मिसाल देखी है इंस्पेक्टर साहिबा। अगर आप मेरे बाकी कारनामे देख लोगी तो आपको मेरे ये रुपए भी कम लगने लगेंगे। इस समाज को इंसानियत की बहुत ज़रूरत है। मैं तो बस इंसानियत के नाते जो काम करती हूँ, लोग मुझसे खुश होकर बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। अभी इन चौधरी साहब को ही देख लीजिए। उनका केस लेने के लिए शायद कोई भी तैयार ना होता, क्योंकि ये लेडी डॉक्टर को अपने घर बुला रहे थे। पर मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मेरे दिल में इंसानियत है और मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि जब आपके पास इंसानियत हो तो दौलत खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। इसलिए मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। डॉक्टर आरोही की ये बात सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो जो भी कह रही थी बिल्कुल सही और सच कहती है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो उनके दिल में उस आदमी के लिए इतनी हमदर्दी ना होती। और सच बात तो ये है कि डॉक्टर आरोही के अकाउंट में मौजूद करोड़ों रुपए भी अब मुझे कम लगने लगे हैं। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।